तो बिहार में वोटिंग की काउंटिंग लगातार जारी है और काउंटिंग के बाद जो परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं वो वाकई में एनडीए खेमे को गदगद कर रहे हैं। 201 सीटों के साथ एनडीए भारी बहुमत पाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन जो पहले ही शुरुआती चरणों में जो काउंटिंग हुई थी उसमें हाफ सेंचुरी तक नजदीक नजर आ रहा था, लेकिन अब महागठबंधन 36 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो जेडीयू बीजेपी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बेहद दिलचस्प परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। शुरुआती काउंटिंग की बात करें, चरणों की बात करें तो एक के बाद एक जिस तरह से कभी जेडीयू आगे निकलती नजर आई तो कभी बीजेपी, तो ये लगा कि भाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में तो फाइट नज़र ही नहीं आ रही है। मुख्य फाइट तो बीजेपी और जेडीयू के बीच नज़र आ रही है। लेकिन बता दें कि वो एनडीए का हिस्सा हैं दोनों ही दल। एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको 21 सीटें, हमको 5 सीटें, आरएलएम को 4 सीटें। तो शाम को बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच अपडेट हम आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव में जीत के लिए धन्यवाद करेंगे कार्यकर्ताओं को, जोश भरेंगे बिहार में बीजेपी और एनडीए की बड़ी जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी देखा गया है कि परिणाम के बाद अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। अब शाम को बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धन्यवाद करेंगे। तो एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है यहां पर बीजेपी। आगे कई बड़े चेंजेस रणनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर भी बिहार की सियासत में देखने को मिलेंगे। इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता। टोटल टीवी के एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, ताजा अपडेट क्या है वो आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ताज़ा अपडेट सौरभ, 94 सीटों पर बीजेपी रुझान में लीड ले चुकी है। जेडीयू 83 सीटों पर, आरजेडी 26 सीटों पर, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों पर, ओवैसी की पार्टी 6 सीटों पर लीड लिए हुए हैं। हम पार्टी यानी जितिन राम मांझी की पार्टी 5 सीटों पर, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर लीड लिए हुए हैं। 6 अदर्स जा रहे हैं। तो ये जो पूरा आंकड़ा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात ये कि जो राघोपुर सीट है, जो तेजस्वी यादव का जो सीट है वो फंसा हुआ है, यानी वो चुनाव में फंसे हुए हैं। अंतिम नतीजा क्या आएगा ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी मुकाबले में हाई प्रोफाइल सीटें रही हैं, कई सीटें, उसमें ये सीट निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रही है। कुल 243 सीटें और बहुमत का आंकड़ा 122 का, तो बहुमत को पार करते हुए एनडीए खेमा डबल डिजिट यानी जो डबल सेंचुरी है वो मार सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम परिणाम कुछ बदलेंगे लेकिन ज़्यादा हेरफेर नहीं होगी। इस चुनावी मुकाबले में जो वोटों को लेकर गिनती चल रही है, काउंटिंग हो रही है। खास बात यह कि मैथिली ठाकुर जो अलीनगर से उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी मुकाबले में लगातार लीड लिए हुए हैं। इसके अलावा तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लीड बनाए हुए हैं। अन्य जो उम्मीदवार हैं एनडीए के वो लगातार लीड बनाए हुए हैं। तो ये एक खास पैटर्न और जिस तरीके से चुनावी मुकाबले में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं और ये अनुमान लगाए जाते हैं कि इसके अलग समीकरण होते हैं। लेकिन बिहार में सबको चौंकाते हुए चुनावी रिजल्ट का जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होगा, जब निश्चित तौर पर एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा बिहार का, और ये सबको हैरान करने वाला चुनावी नतीजा रहेगा, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। सौरभ, बिल्कुल प्रदीप जी, और साथ में हमें ये भी बताएं कि कितने राउंड की अब तक काउंटिंग हो चुकी है, कितने की बाकी है, क्योंकि समय जैसे जैसे पास ऑन हो रहा है उस तरह से लग रहा है कि अब फाइनलाइज परिणाम लगभग आ चुके हैं, हालांकि कुछ रह गए हैं अभी उसके बारे में भी आप जानकारी साझा करें। देखिए सौरभ, ये जो राउंड वाइज आपने काउंटिंग पूछी है, इसमें ये बता पाना इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि हर विधानसभा में अलग अलग राउंड की काउंटिंग चल रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 24 राउंड है अलीनगर सीट पर, 15 राउंड पूरे हो चुके हैं। मैथिली ठाकुर यहाँ पर 4196 वोटों से आगे चल रही हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के विनोद मिश्रा के मुकाबले वो लीड बनाए हुए हैं। दूसरा जो अगर देखें पार्टी वाइज समीकरण और जो यहाँ पर अन्य जो प्रमुख सीटें हैं वो जो अगर निकल कर आ रही हैं तो उनका भी जिक्र कर लेते हैं। वोट वाइज परसेंटेज आपको मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से बीजेपी ने और जेडीयू ने मिलकर इस चुनावी मुकाबले में एक जीत का परचम एनडीए के लिए लहराने जा रही हैं, वो निश्चित तौर पर एक प्रभाव छोड़ने वाला है, नई बहस छेड़ने वाला है। इसके बाद निश्चित तौर पर पड़ताल होगी, लेकिन इस रिजल्ट के जो फाइनल रिजल्ट होगा
अब देखिए, अब बदल गया है। जी। अब बात कर रहे थे जी, तब। जी। अब बीजेपी 95 सीटों पर रुझान में आगे हो गई है, 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है कि तो क्या बीजेपी शतक मार पाएगी? ये बड़े सवाल हैं। अगर वो 101 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और 100 जीत जाते हैं जी। तो ये तो चमत्कार हो जाएगा सौरभ, बिल्कुल। और निश्चित तौर पर सबको हैरान करने वाला होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, जेडीयू 82 सीटों पर लीड कर रही है, आरजेडी 25 पर सिमट गई है, यानी नीचे की तरफ जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही। अब ये एक जो चुनावी ट्रेंड आता है और जो रिजल्ट आते हैं वो बदलते हैं, तो वो निश्चित तौर पर हैरान कर रही हैं हर किसी को। 19 सीटों पर अब जो है जो चिराग पासवान की पार्टी है वो लीड ले रही है, 6 सीटों पर ओबीसी की पार्टी, और हम पार्टी 5 सीटों पर, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है 4 सीटों पर, 7 अदर्स। तो ये आंकड़ा अब तक आ रहा है सौरभ, और अलग अलग काउंटिंग जो राउंड हैं वो चल रही हैं अलग अलग विधानसभा में। आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लेंगे अगर, तो हम उसको जी। ढूंढेंगे, उसके जी। बाद बिल्कुल, आपको बता बिल्कुल। पाएंगे। जी। राधोपुर का आपने जिक्र किया था, तेजस्वी यादव पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा अलीनगर सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है, वहाँ से जो कि चुनाव मुकाबले में है, यहाँ पर जो मैथिली ठाकुर वो चुनावी मुकाबले में लगातार लीड बनाए हुए हैं, लेकिन पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर लगातार। इस चुनावी मुकाबले में तेजस्वी यादव चुनाव हार गए तो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक कैरियर में एक ऐसा स्पीड ब्रेकर ये रहेगा जो कहीं ना कहीं इस हार को लेकर उनसे सवाल पूछते रहेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और आगे की सियासी डगर कैसी होगी, लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी ज़रूरी है, वो फिलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ी प्रमुख वजह अगर प्रदीप जी तलाशने की कोशिश करें तो वो क्या है? तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि छोटे दलों को साथ लेकर नहीं चल पाए, और एक मुस्लिम परस्त छवि भी उन्होंने बना दी थी। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा उठकर सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूर्व चुनाव की बात की जाए तो पूर्व चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार विधानसभा चुनाव में, पूर्ववर्ती चुनाव में उतरी थी। तो क्या एक उसका कॉन्फिडेंस था तेजस्वी के अंदर, जो ये तालमेल की कमी देखने को मिली और जो परिणाम में परिवर्तित नहीं हो पाई? देखिए बिल्कुल सौरभ, और मैं अब फिर देखिए क्या है कि राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो हर सीट का एनालिसिस महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। अब कटिहार से सांसद हैं कांग्रेस के, मैं यहाँ चला गया हूँ कटिहार सीट पर। जी जी। और यहाँ पर बीजेपी लीड ले रही है, यानी यहाँ से तारिक अनवर सांसद हैं कटिहार से, लेकिन बीजेपी ने लीड बनाई हुई है। तारकिशोर प्रसाद यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, सौरभ कुमार अग्रवाल जो कि यहाँ पर पिछड़ रही हैं इस मुकाबले में, वो 13,898 वोटों से पीछे चल रहे हैं जी। इसके अलावा अगर देखें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, फिर उसके बाद तो ये जो उम्मीदवार हैं ये सीट गई थी विकासशील इंसाफ पार्टी को, इंसान पार्टी को, जो वीआईपी पार्टी है उसको, उनको गई थी, तो वो पिछड़ रहे हैं उनके उम्मीदवार। इसके अलावा सौरभ पार्टी वाइज समीकरण भी बहुत अच्छे समीकरण यहाँ नहीं बता रहे हैं महागठबंधन के लिए। नए समीकरण निश्चित तौर पर उभर कर आ रहे हैं, इसको लेकर एक नई चर्चा रहेगी। लेकिन जो एनडीए इतना बड़ा जनादेश लेकर आ रहा है बिहार के लिए, वो निश्चित तौर पर सबको हैरान करने वाला है और नए सवाल उठाने वाला है। इसको लेकर एक नई बहस छिड़ेगी। लेकिन जो पार्टी वाइज अगर देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सबसे बड़े फायदे में है वो जेडीयू है। बीजेपी के साथ ये डबल सेंचुरी मारने के फिराक में लग रहे हैं दोनों दल, आपस में ही ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, बीजेपी बड़ी पार्टी रहेगी। निश्चित तौर पर नीतीश के सामने अब विकल्प नहीं बचे हैं बिहार की राजनीति में ज़्यादा प्रयोग करने के, ये कहा जा रहा है सौरभ। बिल्कुल प्रदीप जी, आगे ज़्यादा विकल्प नहीं है, बढ़ती उम्र है, तमाम चीज़ें। हालांकि अब एनडीए खेमा आगे क्या को चुनाव करेगा ये भी देखना होगा। सीएम फेस कौन सा हो सकता है ये भी एक बेहद अहम बात है। कुछ चर्चा चल रही है प्रदीप जी, एनडीए खेमे में कुछ नामों को लेकर प्रोजेक्शन है? सवाल दोहराएंगे सौरभ? हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, क्या सीएम फेस को लेकर कुछ चर्चाएं हैं? हालांकि बीजेपी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो प्रोजेक्ट नहीं करता सीएम फेस, चाहे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात करें। क्या तालमेल के साथ बैठाल कर ही मुख्यमंत्री का फेस रखा जाएगा? क्योंकि जिस तरह से हम चर्चा करते आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग को भी हमने कहते हुए सुना, तमाम एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को कहते हुए सुना, लेकिन क्या उसका असर ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा? कौन सा वो फेस होगा, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से देखिए, बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी और जो अदर्स हैं एनडीए के सहयोगी, उनके दम पर ही सरकार बन रही है। तो इसमें जेडीयू को माइनस भी कर दें अगर आप, तो बहुत बड़ी भूमिका, मतलब वो दबाव बनाने की या राजनीतिक तौर पर अपनी बात मनवाने की ऐसी दिखती नहीं है। लेकिन सीएम फेज नीतीश कुमार इसलिए भी रहने वाले हैं क्योंकि कोई नया प्रयोग बीजेपी ऐसे वक्त जब एकदम जनादेश आएगा और नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा है। हालांकि ये कहा गया है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो ये विकल्प बीजेपी के पास हमेशा रहेगा कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये विकल्प रहेगा। हाँ, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबने माना था। अब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं कि सीएम भी वही है। ये अब अपनी बात मनवाने के लिए जेडीयू बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि जेडीयू में भी कई ऐसे ये चर्चाएं रही हैं कि वो बीजेपी के साथ जुड़े रहना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो अब नीतीश कुमार इस चुनावी मुकाबले के बाद अगर कहें वो चुनाव जीते हैं, परिस्थिति ऐसी रही, लेकिन इतना ज़बरदस्त जनादेश आया कि अब नीतीश कुमार बिल्कुल बहुत शक्तिशाली बने रहेंगे इस चुनावी मुकाबले के बाद, ऐसा दिखता नहीं है। ये चुनावी परिणाम निश्चित तौर पर उनके लिए भी उनकी राजनीतिक आगे की विकल्प को लेकर उनकी संभावनाएं कमज़ोर करने वाला है। लिहाजा एक दूसरी चर्चा राजनीतिक तौर पर यह भी की जा सकती है कि नीतीश कुमार को इस चुनाव परिणाम से कोई बहुत बड़ा अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला, यानी वो विकल्प जो बचा कर रखते थे, अब वो विकल्प आजमाने का मौका उनको नहीं मिलने वाला। बीजेपी के पास पर्याप्त मौके रहेंगे, पर्याप्त अपनी बात मनवाने के मौके रहेंगे। सत्ता की असली बागडोर बीजेपी के पास रहने वाली है। सीधा स्पष्ट मैसेज ये जनादेश ये देता नजर आ रहा है, और ये निश्चित तौर पर यहाँ पर न सिर्फ विरोधियों को मात देता हुआ नजर आ रहा है जनादेश, यानी गठबंधन को, महागठबंधन को, बल्कि नीतीश को भी झटका आप कह सकते हैं इस नज़रिए से, क्योंकि इस सरकार में जो भी बनेगी उसमें बीजेपी की चलने वाली है। और सीएम फेस का जहाँ तक आपने पूछा है, निश्चित तौर पर सीएम फेस को लेकर संभावनाएं तो यही है कि नीतीश ही बने रहेंगे, लेकिन नीतीश को बनवाने के लिए जेडीयू अड़ी रहेगी, इसकी संभावनाएं इसलिए कम हो जाती है क्योंकि चिराग पासवान हमेशा बीजेपी के साथ बने रहेंगे और वो उनके साथ जेडीयू की तलखियां नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पाला बदल लेंगे या समीकरण राजनीतिक तौर पर क्या बैठता है अलग बात है। हम इस पर जाते नहीं, हम ये सीधी बात करते हैं कि फिलहाल इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी मजबूत बनकर उभरी है। बीजेपी के पास तमाम विकल्प रहेंगे, सत्ता की बागडोर की चाबी उसके पास रहने वाली है और वो अपनी बात हर बात मनवाएंगे। अब सीएम फेस को लेकर प्रयोग इसलिए थोड़ा बचना चाहेंगे क्योंकि अभी अभी चुनाव हुआ है और नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा है, तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां किस ओर करवट लेगी, ये अंतिम नतीजे के बाद क्या कुछ निर्भर रहेगा, ये तमाम परिस्थितियां हैं। राजनीतिक तौर पर तोल मोल होता है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो वो विकल्प रहेंगे क्या, 2.5 साल का फार्मूला, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जब बीजेपी अपनी शर्तों पर बार्गेनिंग करेगी और वो निश्चित तौर पर करती नजर आएगी, क्योंकि बिहार का एक बड़ा मुकाबला बीजेपी एक तरफा जीतती हुई नजर आई है। लिहाजा उसकी बात अब सुनी जाएगी, जोरदार तरीके से सुनी जाएगी, ऐसा दिखाई देता है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो समीकरण बन रहे हैं वो यही बताते हैं कि बीजेपी की बात सुनी जाएगी, बीजेपी मजबूत स्थिति में है बिहार में, ये कहना भी गलत नहीं होगा। प्रदीप जी, जो परिणाम हैं उन परिणामों में कहीं ना कहीं हमने महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान देखा है। अगर अभी के परसेंटेज की बात की जाए तो टोटल परसेंटेज को अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% ज़्यादा है, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए मौजूदा तो 8.15% ज़्यादा रहा है। यानी कि महिला सशक्तिकरण का जोर और असर बिहार के विधानसभा चुनाव में बखूबी देखा गया है। देखिए, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की बात हो और महिलाओं को ये भरोसा कि वो अगर नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तो उनको सुरक्षित माहौल मिलेगा, जंगल राज का जिक्र हो जो वार किया गया, ये तमाम ऐसे पहलू हैं। आजीविका देने की बात हो, उनको 10,000 की राशि दी गई, हालांकि ये सबको नहीं मिली और ये भी कहा गया कि जिन महिलाओं को नहीं मिली वो भी नाराज़ थी। दूसरा ये नहीं कहा जा सकता कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, दलित वर्ग है या अन्य वर्ग है जो कोर वोटर माना जाता है आरजेडी का, क्या वो सब महिलाएं इधर शिफ्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिर्फ महिलाओं का एक माहौल बनाया गया है, आधी आबादी पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरफा नहीं गई है ये कहा गया। लेकिन अब ये चुनाव परिणाम तो कह रहे हैं कि कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। अब यहाँ वोट कहाँ गया विपक्ष का, ये बड़े सवाल है। आखिर विपक्ष का वोट किधर है, यहाँ पर सीटों में तब्दील नहीं हुआ। अब सीट वाइज एनालिसिस होगा, कितने कितने वोट मिलते हैं, कितने मुकाबले से हारते हैं आप, या कितने राउंड के बाद आपको
यहाँ पर जीत हासिल होती है या हार हासिल होती है, इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो महिलाओं का विषय है ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और आधी आबादी का झुकाव पहले से ही बीजेपी या आप कह लीजिए नीतीश कुमार की ओर इसलिए भी था क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा हो, शराबबंदी का फैसला उनको कहीं ना कहीं घर में घरेलू कलह से बचाने वाला फैसला साबित हुआ है, नीतीश की आजीविका मिशन की योजना हो, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं आधी आबादी को प्रभावित करते नजर आए हैं। लिहाजा चुनाव परिणाम के बाद इस बात का सीट वाइज एनालिसिस जरूर होगा कि आधी आबादी का झुकाव किस ओर रहा है। फिलहाल साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए की बल्ले बल्ले है और एनडीए एक बड़े जनादेश के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन इसलिए भी कह सकते हैं आप क्योंकि एक लंबे आप देखिए कितने भी सरकारों की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, एक तरफा जनादेश जिस तरीके से मिला है बिहार का, बिहार जागरूक राज्य रहा है, लेकिन इस तरीके से एक तरफा जनादेश मिलेगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। लिहाजा अंतिम जनादेश क्या होगा, अंतिम नतीजे क्या आए रहेंगे, इस पर नज़रें लगी हैं। उसके बाद ही फाइनल जब वर्डिक्ट आ जाएगा उसके बाद ये चर्चा रहेगी कि आखिर किसके पाले में कितने वोट गए हैं, क्या समीकरण रहा है बूथ वाइज। और बूथ को साधने को लेकर तो प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम लगातार करते नजर आए हैं। महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर हर वर्ग को साधते हुए नजर आए हैं। तो ये जो जीत का क्रेडिट है ये किसी के एक के खाते में या नीतीश कुमार के या प्रधानमंत्री के खाते में नहीं, बल्कि एक सामूहिक जीत एनडीए की ये कही जाएगी और जो उनकी रणनीति रही है ज़मीन पर उसको इसका क्रेडिट मिलेगा। और उसके लिए हर नेता ये ज़रूर कहेगा कि उसने पूरे दम के साथ चुनावी कैंपेन किया, स्टार कैंपेनरों की बात हो, उनके नेताओं की बात हो। तो ये चुनावी मुकाबला एक तरफा चुनावी मुकाबला बनकर रह गया है ऐसा दिखाई देता है और एक नई बहस भी छेड़ता है। सौरभ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जो आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही, आपने वो बात कही कि विपक्ष का वोट कहाँ गया, आरजेडी का वोट कहाँ गया। ये सवाल कांग्रेस भी लगातार उठा रही है कि हमारा वोट कहाँ गया, एसआईआर के जरिए वोट काटे गए। तो अब इस पर भी ज्वलंत बहस देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और एसआईआर का मुद्दा वो लगातार उठाते रहा है विपक्ष कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, हमारे कोर वोटर्स काटे जा रहे हैं, जो वैलिड वोटर्स है उनको हटाया जा रहा है, इसलिए विरोध भी करता रहा है। तो जाहिर सी बात है अब और ज़्यादा सड़कों पर इस तरह का विरोध के सुर विपक्ष साधता नजर आएगा। क्योंकि अभी हमने सुना था कांग्रेस के नेता को, आपने भी बात की थी, वो भी ये कह रहे थे कि धन तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यंत्र तंत्र हर तरह से इस्तेमाल करती है बीजेपी। ये बीजेपी ये कुछ भी करा सकती है। देखिए बिल्कुल ये बातें तमाम चीज़ें उठी हैं और जब तक जनता का समर्थन इस मुद्दे पर नहीं मिलता है तब तक ये जो चीज़ें हैं बदलने वाली नहीं है, ये विपक्ष कहता है। और इसीलिए वो प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को उठाते हुए कहता है कि हम हैं लोकतंत्र सबका अधिकार है और लोकतंत्र बना रहे। जरूरी है कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर बेहतर हो, इसको लेकर मांग रहती है, सवाल उठते हैं। तो ये जरूर है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, एसआईआर प्रक्रिया रही हो या फिर चुनाव में जो शिकायतें विपक्षी ओर से आती हैं उनका निराकरण नहीं होता, ये सवाल उठते हैं। तो ये जरूर है कि विपक्ष के वोट कहाँ गए, उनका समीकरण था और जो उन्होंने जमीन पर ग्राउंड पर तैयारी की थी, क्या इतना एक तरफा वोट जाएगा इसका अनुमान तो किसी ने नहीं लगाया था, ये कहा जा रहा है। तो ये सवाल हैं जिनके जवाब निश्चित तौर पर विपक्ष आने वाले दिनों में जरूर मांगेगा और मांग भी रहा है। वो उठा रहा है सवाल के ये तो एक तरफा वोट है। राहुल गांधी का 2 दिन पुराना ट्वीट याद कीजिए आप, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को यहाँ पर किल किया गया है और एक तरफा वोट देने से रोका गया है, अन्य बात कही गई, वोट चोरी की गई, ये आरोप लगाए गए हैं। तो ये जरूर है कि इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल दिख रहा है में बात की जाएगी और बात यही है कि एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। कितने नंबरों से जीतेगा ये बड़े सवाल है। सस्पेंस इस बात का नहीं है कि महागठबंधन हार गया, बल्कि कितने नंबरों से। क्रिकेट के मैच में ये अनुमान लगाते हैं 2 टीम पावरफुल हैं, एक कमज़ोर रहेगी, लेकिन आखिर में कई बार मैच बदल जाता है। लेकिन यहाँ तो एक तरफा मैच हो गया, यानी सीधे तौर पर बैटिंग भी मेरी, बॉलिंग भी मेरी और मैच भी मैं ही जीतूंगा। ठीक उसी तर्ज पर ये चुनावी परिणाम एक तरफा जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर महागठबंधन के लिए कोई संभावनाएं वापसी की दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। सौरभ, बिल्कुल दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही हैं और जो परिणाम है वो यही बता रहे हैं, जो आप कह भी रहे हैं इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। इस बीच दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा दे। देखिए जश्न की तस्वीरें हैं, जो एक केक है
संसद भवन से तस्वीरें हैं। बिहार की जीत, हिंदू राष्ट्र की जीत, तरह तरह की बैनर्स लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। कितना बचा हुआ? तो ये तस्वीरें आपने देखी संसद भवन से, जहां पर एक केक पर लिखा था मोदी जी, और उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है। और ये बैनर्स भी हमने देखे कि कितना भी कोई कुछ पुरजोर कोशिश कर ले, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और सारे हिंदू एक हैं। इस तरीके के बैनर्स जो एकता का संदेश संसद भवन से दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनूठी तस्वीर पेश करता नजर आता है। संगठन को कहीं ना कहीं एनडीए की और ज़्यादा मजबूत करता है, बीजेपी में भरोसा जताता है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अगर आगे की तैयारियों की हम बात करें, आगे के परिणामों में हमने देखा किस तरह से बड़ा एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज इसे कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, डबल शतक, और उसके ऊपर भी अभी टैली बढ़ती जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, जनता को अब सुरक्षा चाहिए, जनता को अब स्वशासन चाहिए, जनता को अब शराबबंदी चाहिए, यानी कि जनता को वो अब कुछ भी नहीं चाहिए जिससे कि वो और उनका परिवार प्रभावित हो, उनके रोजगार के अवसर कटें। जनता बिहार की इस बात को पुष्ट कर चुकी है इन परिणामों के बाद। देखिए, बिल्कुल बेरोजगारी की बात हो, रोजगार की बात हो, या फिर युवाओं को नौकरी देने की बात हो, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो प्रमुखता से उठाए हैं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने। लेकिन युवाओं के लिए ये खरे नहीं उतर पाए, ये कहा जा रहा है जब परिणाम की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, जब हम नतीजों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये एनडीए के पाले में इसलिए भी जा रहे हैं कि कई फैक्टर इसके लिए काम करते नजर आए। एनालिसिस दिख रहा है, उसके बारे में बोला जाए जाएगा, जो नहीं दिख रहा है उसका एनालिसिस कैसे किया जाए जब तक वो चीज़ें सामने ना आए। तो ये विरोधियों के आरोप होते हैं, लेकिन जीत का क्रेडिट जनादेश अगर मिल रहा है एक पार्टी को और वो लगातार जीत रहे हैं, इसके पीछे उनकी जो रणनीति है उस मेहनत को भी नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि हम देखते हैं और अमूमन ग्राउंड पर देखते हैं, चाहे वो दिन रात मेहनत करने की बात हो, एनडीए नेताओं की ओर से वो लगातार की जाती है और इसी को लेकर वो कयास लगाए जाते रहते हैं। तो ये ज़रूर है कि इस पूरे माहौल में अब सबसे बड़े सवाल हैं कि जो यहाँ पर वोट परसेंटेज का आंकड़ा आएगा और जो नंबर आएंगे वो किसके पाले में जाते हैं, कितने सीटें आती हैं, सवाल रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा आपको, एक हाई प्रोफाइल सीट है लखीसराय है, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री मैदान में विजय कुमार सिन्हा वो लीड ले रहे हैं 14,274 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार अमरेश कुमार के मुकाबले 14,274 वोटों से जीत जाएंगे मुकाबला, ऐसा लगता है, क्योंकि 14 राउंड हो चुके हैं, 34 राउंड इसमें लिखे हुए आ रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक। तो ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। मुझे लगा दर्शकों तक पहुंचा दें बात, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी उस सीट की बात नहीं हो रही थी। दूसरी कई सीटें हाई प्रोफाइल, लेकिन जो सीट महत्वपूर्ण है वो है तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट। अगर उस सीट से वो चुनावी मुकाबला हारते हैं तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े होंगे, नई बहस छिड़ेगी राजनीतिक तौर पर। ये चर्चाओं का सबसे बड़ा विषय भी रहने वाला है इस जीत के इतर जो एनडीए को एक तरफा मिलने वाली है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, मिलने वाली और मिलती नज़र भी आ रही है, ये देखा भी जा रहा है आंकड़ों में, टैली में हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। प्रदीप जी, अब सवाल ये है कि जो आने वाले समय की जो स्थिति है वो क्या कहती है? मौजूदा स्थिति का परिणाम भी बहुत कुछ कहता है। लोग संगठन और जातीय समीकरणों से ऊपर उठ चुके हैं, ये कहा जा सकता है। जिस तरह से मतदान हुआ है, जिस तरह से एक पक्षीय लहर चली। देखिए सौरभ, ये सवाल जो है ना आने वाले वक्त को लेकर अगर देखें तो ये राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालने वाला रहेगा ये परिणाम, ये कहा। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमसे जुड़ेंगे, एक बार फिर से हम उनसे तमाम सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच टोटल टीवी बता दें कि पल पल की अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
और जो प्रचंड जनादेश बिहार की जनता ने दिया है एनडीए के पक्ष में, वो भी बता रहे हैं। लगातार कवरेज लगातार जारी है हमारी, और पल पल की अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे और बीजेपी दफ्तर जाएंगे। हम आपके साथ बने रहेंगे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। भी हालांकि कुछ दौर की काउंटिंग और रह गई, फाइनलाइज परिणाम आने अभी बाकी हैं। लेकिन काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ हुई है। जो जश्न है, जश्न की तस्वीरें कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही हैं और लोग उत्साहित हैं, क्योंकि अगर हर व्यक्ति की बात की जाए तो आज देश का हर नागरिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर देखता है, चाहे वो खुद की हो, परिवार की हो, रोजगार प्राथमिकता के तौर पर देखता है, सुशासन प्राथमिकता के तौर पर देखता है। और सुशासन में कहीं ना कहीं वो शराबबंदी के एक अहम जो मंत्र है वो भी जुड़ जाता है। और तेजस्वी के लिए भी एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी पूरी तरह से बंद रहने की बात नहीं कही। तमाम ऐसे कमियां ज़रूर रही हैं जो एनालिटिकली अगर देखा जाए तो उसकी एनालिसिस होनी अभी बाकी है।